नमस्कार दोस्तों, हमारे जीके की सीरीज चल रही थी जीके विद बाजिया सर पर। और मेरे को उम्मीद है या मैं आशा कर रहा हूं मेरी क्लासें आपको पसंद आ रही होगी। मैंने आपके लिए बहुत सारे टॉपिक इस पे करवा दिए हैं, जैसे संविधान सभा का टॉपिक मैंने करवाया था, शेड्यूल भी मैंने करवाया था, और पिछली कक्षा में शायद मैंने आपके सामने मुख्यमंत्री की बातें की थी। लास्ट कक्षा अपनी मुख्यमंत्री की थी। मुख्यमंत्री मैंने भारत के, हरियाणा के ये टॉपिक आपको करवाए, ठीक है। और आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, एक टॉपिक लेके आया हूं छोटा सा, जो जिस टॉपिक को नाम दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो जरूर याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय हमने किस देश के संविधान से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में रखा गया है। और जो देश की ये सबसे बड़ी न्यायपालिका है मेरे दोस्तों, ये हमने किस देश के संविधान से ली है, तो जरूर याद रखेंगे ये हमने अमेरिका के संविधान से ली है। देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका किस देश के संविधान से ली है, तो जरूर याद रखेंगे ये हमने यूएसए के संविधान से ली है, देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका। अब इस टॉपिक की शुरुआत कब हुई, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट आया कब, तो आप याद कीजिए, आपने पढ़ा है नेक्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट, ये जरूर याद रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट। कब आया था रेगुलेटिंग एक्ट, तो आप याद रखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, और इस एक्ट के तहत भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। किस न्यायालय की स्थापना हुई थी, जरूर याद रखेंगे, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, या इसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, और पहली बार जो उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ था मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे 1774 में। कहां पे स्थापित हुआ था, ये कलकत्ता में स्थापित हुआ था। भारत में स्थापित ये पहली न्यायपालिका थी, ठीक है। और इस न्यायपालिका में जो पहले न्यायाधीश बने थे उनका नाम था, जरूर याद रखेंगे, एलिजा इम्पे। क्या नाम था, एलिजा इम्पे थे सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश। ये जो पहला सुप्रीम कोर्ट भारत में आया था, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉर्ज थर्ड और ब्रिटिश राजा जॉर्ज थर्ड और ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने भारत भेजा था। किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। यानी जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, उस समय ब्रिटेन का राजा कौन था, यानी ब्रिटिश शासक कौन था, तो जरूर याद रखेंगे उस समय जो ब्रिटिश शासक था उनका नाम था जॉर्ज थर्ड। ये नाम जरूर याद रखेंगे, उस समय ब्रिटेन का शासक कौन था, जॉर्ज थर्ड। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर जो कार्य कर रहे थे, उस महान शख्सियत का नाम था, जरूर याद रखेंगे, लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, ये जरूर याद रखेंगे। इनके समय में रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया था पहली बार 1773 में, और इस एक्ट में उच्चतम न्यायालय की बातें हमारे देश में की गई थी। आप जरूर याद रखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने नेक्स्ट मद्रास में भी उच्चतम न्यायालय स्थापित किया था मेरे दोस्तों। कब, 1800 में, ये जरूर याद रखेंगे। और बंबई में भी उच्चतम न्यायालय स्थापित किया था। कब, नेक्स्ट 1823 में। यानी ये वो दौर था जब भारत में तीन तीन सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे। कितने कितने सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे, तीन तीन सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे भारत में। और फिर आप याद कीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के विषय पर कार्य किया गया, तो विशेष कार्य किया गया नेक्स्ट भारत सरकार अधिनियम। जरूर याद रखेंगे, भारत सरकार अधिनियम, यानी गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भी संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। यह जरूर याद रखेंगे, किसकी, संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, यह जरूर याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, संघीय सर्वोच्च न्यायालय। संघीय सर्वोच्च न्यायालय। अब जो ये संघीय सर्वोच्च न्यायालय की कहानी है, ये कब लागू हुई, फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट, ये कब लागू हुआ, तो जरूर याद रखेंगे, डेट थी 1 अक्टूबर 1937 को संघीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना कार्य शुरू किया था। और इन्होंने कार्य कहां पे शुरू किया, तो जरूर याद रखेंगे, इन्होंने कार्य की जो शुरुआत की थी दोस्तों, वो शुरुआत कहां पे की थी, तो जरूर याद रखेंगे, संसद भवन दिल्ली में।
कहां पे? संसद भवन दिल्ली में इन्होंने कार्य शुरू किया था। और जो पहला न्यायाधीश बना, जरूर याद रखेंगे, पहला जो न्यायाधीश बना था, मुख्य न्यायाधीश था इस समय, ये थे सर M.L. गवैयर। M.L. गवैयर, GWYER, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है। जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट यानी वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई किस आर्टिकल के तहत? तो जरूर याद रखेंगे, वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी अनुच्छेद 124 के अनुसार की गई थी, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 124 के अनुसार वर्तमान सर्वोच्च न्यायपालिका, जो देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है, इसकी स्थापना की गई थी। कब? तो कब की गई थी? जरूर याद रखेंगे, इसकी स्थापना हुई थी, ये जरूर याद रखेंगे, 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 में वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और जरूर याद रखेंगे, वर्तमान भवन में इसे स्थापित कब किया गया? नेक्स्ट, ये जरूर याद रखेंगे, वर्तमान भवन जो आज हमारे सुप्रीम कोर्ट का भवन है, वर्तमान भवन में इसे स्थापित किया गया, तो वर्तमान भवन में स्थापित किया गया था, जो दिल्ली में है। कब? 1958, ये जरूर याद रखेंगे, वर्तमान भवन में इसे स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो जरूर याद रखेंगे, 1958 में वर्तमान में इसे स्थापित किया गया था। अब आप बताइए मेरे को एक विशेष प्रश्न, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई इसी स्थान पर की जाती है या किसी और स्थान पर भी हम सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकते हैं? अगर ऐसा कोई प्रश्न बन जाए तो, या कभी भारत में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अन्य स्थानों पर की गई है? तो जरूर याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, कहा जाता है, एक विशेष प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति, ये जरूर याद रखेंगे, राष्ट्रपति के अनुमोदन से सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई, सर्वोच्च न्यायालय की नेक्स्ट सुनवाई, सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई दोस्तों किसी अन्य स्थान पर भी की जा सकती है, किसी अन्य स्थान पर भी की जा सकती है, ये जरूर याद रखेंगे, स्थान पर भी की जा सकती है। क्या कभी हुआ है ऐसा? तो जरूर याद रखेंगे, हां, भारतीय इतिहास में ऐसा 2 बार हुआ है, 2 बार सुनवाई की गई है। एक बार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नेक्स्ट हैदराबाद में हुई थी, और एक नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे श्रीनगर, किसी विषय को लेकर जरूर याद रखेंगे। मेरा प्रश्न क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई किसी अन्य स्थान पर भी की जा सकती है? कोई और भी स्थान नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए चुन सकता है? हाँ, चुन तो सकता है, मगर किसके अनुमोदन से? तो जरूर याद रखेंगे, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी अन्य स्थान पर भी नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई की जा सकती है। ऐसी बैठकें हुई है क्या? हाँ, भारतीय इतिहास में 2 बार हैदराबाद और श्रीनगर में ऐसी बैठकें हो चुकी है दोस्तों। अगर ऐसा कोई प्रश्न बन जाए तो ये जरूर याद रखेंगे, ऐसा जबरदस्त प्रश्न बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक विशेष प्रश्न बना नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संख्या, ठीक है, वेतन संख्या, क्षेत्राधिकार, सेवा और शर्तें, ये निश्चित कौन करता है? एक विशेष प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आप सभी से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन हो गया, जैसे न्यायाधीशों की संख्या हो गई, न्यायाधीशों का क्षेत्राधिकार हो गया, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, न्यायाधीशों की शर्तें हो गई। नेक्स्ट, ये निश्चित कौन करता है हमारे देश में? बताइए, ये निश्चित कौन करता है हमारे देश में? तो आप कहेंगे सर, इस विषय पर कार्य करता है भारत की पार्लियामेंट यानी संसद कार्य करती है। ये जरूर याद रखेंगे। न्यायाधीशों की संख्या क्या होगी,
न्यायाधीशों का वेतन क्या होगा, न्यायाधीशों का क्षेत्राधिकार क्या होगा, और न्यायाधीशों को कौन कौन सी शर्तों में रहकर कार्य करना होगा। तो ये कार्य कौन करता है, हमारे देश की संसद इस पर सुनवाई करती है, ये जरूर याद रखेंगे। अब कुछ विशेष बातें, यानी मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, 124 से लेकर 147 तक। सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया हमने, यूएसए से लिया है। सुप्रीम कोर्ट का सब्जेक्ट कब आया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार आया था, कलकत्ता में पहली बार स्थापित हुआ था, जिसके पहले न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे, ये जरूर याद रखेंगे। उस समय जब रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया था, उस समय ब्रिटिश शासक कौन थे, जॉर्ज थर्ड, और ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश सरकार ने, ये जरूर याद रखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी 1800 में, और मुंबई में कब स्थापना की थी, 1823 में, ये जरूर याद रखेंगे। फिर मैंने कहा गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के तहत भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। वो सुप्रीम कोर्ट कौन सा था, संघीय सर्वोच्च न्यायालय, फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी नेक्स्ट 1 अक्टूबर 1937 को। और फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य कहां पे शुरू किया था, तो जरूर याद रखेंगे संसद भवन दिल्ली में इन्होंने अपना कार्य शुरू किया था। और पहले न्यायाधीश कौन थे, तो जरूर याद रखेंगे सर मॉरिस गवेयर, ठीक है। फिर वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया किस आर्टिकल के तहत, 124 आर्टिकल के तहत। जो इसकी स्थापना की गई वो कब की गई, तो जरूर याद रखेंगे 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। और इसने वर्तमान भवन में इसे स्थापित कब किया गया, तो 1958, जो दिल्ली में रायसीना हिल्स पर बना हुआ भवन है उसमें कब स्थापित किया गया, 1958 में, ये जरूर याद रखेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट यहीं पे सुनवाई करता है, नहीं नहीं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के अनुमोदन से वो भारत के किसी भी न्यायालय में जाके सुनवाई कर सकता है। ऐसा हुआ है भारत में 2 बार, हैदराबाद में भी सुनवाई की गई है और श्रीनगर में भी सुनवाई की गई है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, वेतन, क्षेत्राधिकार और सेवा शर्तें ये निश्चित कौन करता है, तो जरूर याद रखेंगे ये निश्चित किसके द्वारा किया जाता है, तो ये निश्चित किया जाता है हमारे देश की पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा ये निश्चित किया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, अब नॉर्मल पर्सन आप सभी को आता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता, ठीक है। नॉर्मल सा पर्सन, योग्यता, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो क्या योग्यता होनी चाहिए। नॉर्मल आप सभी को पता है, नंबर 1 भारत का नागरिक, ये जरूर याद रखेंगे। नंबर 2, नेक्स्ट, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या 10 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, 10 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, ये जरूर याद रखेंगे। और राष्ट्रपति की नजरों में कानून का विद्वान हो, ये कुछ विशेष शर्तें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या देखा हमने, भारत का नागरिक हो, क्या हो, भारत का नागरिक हो, और 5 वर्ष उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या 10 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अधिवक्ता यानी वकील के रूप में कार्य किया हो, और राष्ट्रपति की नजरों में विधिवेता हो, उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है, ये जरूर याद रखेंगे। ये कुछ विशेष योग्यताएं हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न आया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, जरूर याद रखेंगे, राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये जरूर याद रखेंगे, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो। मगर एक विशेष प्रश्न बन जाए, थोड़ा सा विशेष प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, यह जरूर याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जरूर याद रखेंगे यह प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यह जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पूछ ले तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। फिर एक प्रश्न बन जाता है हमारे एग्जाम में नेक्स्ट कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किस बेस पे बनता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किस बेस पे बनता है, तो यह प्रश्न बड़ा जबरदस्त प्रश्न बनता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो किस बेस पे बनता है, तो जरूर याद रखेंगे वरिष्ठता के आधार पर, वरिष्ठतम आधार पर जो सबसे सीनियर होता है उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है दोस्तों, वरिष्ठतम आधार पर। मगर एक विशेष अपवाद है और वो अपवाद आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या कभी वरिष्ठतम आधार को भी तोड़ा गया है? वरिष्ठतम आधार को भी तोड़ा गया है, तो जरूर याद रखेंगे हां जी, वरिष्ठतम आधार को भी तोड़ा गया है। और वो किसके द्वारा, तो जरूर याद रखेंगे प्रधानमंत्री माननीय महोदया इंदिरा गांधी की सरकार में। नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे इंदिरा गांधी की सरकार में वरिष्ठतम आधार को तोड़ा गया था। इंदिरा गांधी की सरकार में वरिष्ठतम आधार को तोड़ा गया था। अगर जरूर याद रखेंगे ऐसा 2 बार भारत में हुआ है। 1973 की बात कर लीजिए, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 1977 की बात कर लीजिए। 2 बार वरिष्ठतम आधार को तोड़ा गया है, यह जरूर याद रखेंगे। जफर इनाम के स्थान पर अजीत नाथ रे को न्यायाधीश बनाया गया था और AR खन्ना के स्थान पर MH बेग को न्यायाधीश बनाया गया था। किसे, तो जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट जफर इनाम के स्थान पर। ठीक है, तो अजीत नाथ रे को न्यायाधीश बनाया गया था। ये इंदिरा गांधी जी ने ऐसा कार्य किया था, इंदिरा गांधी सरकार में ये ऐसा कार्य हुआ था, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, AR खन्ना, जरूर याद रखेंगे AR खन्ना के स्थान पर AR खन्ना के स्थान पर नेक्स्ट MH बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। यह परंपरा चल रही थी 1950 से, जब से सुप्रीम कोर्ट शुरू हुआ उस बेस पे एक ही व्यक्ति को न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हम किस बेस पे बना रहे थे, जो सब में सबसे वरिष्ठ था ऐसे व्यक्ति को हम सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना रहे थे। पर माननीय महोदया इंदिरा गांधी जी की सरकार में पहली बार ऐसा हुआ कि वरिष्ठतम सदस्यता को तोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को, यानी नीचे वाले व्यक्तियों को जो क्रम में 2-3 नंबर क्रम पे थे, उनको भी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। वो अजीत नाथ रे थे और एक थे MH बेग। ऐसा हुआ है भारतीय इतिहास में और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। तो हमने नेक्स्ट योग्यता कर ली, न्यायाधीशों की नियुक्ति कर ली। अब चलिए न्यायाधीशों का कार्यकाल। न्यायाधीशों का कार्यकाल नंबर 3, कार्यकाल और सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट, टेन्योर और रिटायरमेंट, सेवा निवृत्ति। ठीक है,
ये जरूर याद रखेंगे। कार्यकाल निश्चित किया गया है 6 वर्ष। भारतीय संसद ने न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित कितना किया? 6 वर्ष। मगर रिटायरमेंट की उम्र 6 वर्ष या 65 वर्ष की कोई भी शर्त पहले प्राप्त कर ले, यह जरूर याद रखेंगे। कार्यकाल और रिटायरमेंट की उम्र। कार्यकाल आप पद पे रहते हुए, मान लीजिए आप 50 साल के न्यायाधीश बन गए, मान लीजिए आप 50 साल के न्यायाधीश बन गए, तो आप कितने समय तक कार्यकाल कर सकते हैं न्यायाधीश के रूप में? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में 6 साल तक आप कार्य कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपकी उम्र 65 वर्ष, अगर आप 64 साल के बन गए तो आप 1 ही साल रहेंगे। इनमें से कोई भी एक शर्त पहले प्राप्त कर लीजिए, या तो 6 वर्ष पहले प्राप्त कर लीजिए या 65 वर्ष पहले प्राप्त कर लीजिए, यह जरूर याद रखेंगे। कार्यकाल और रिटायरमेंट के मध्य यह शर्तें रखी गई है। चलिए, वेतन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, ये जरूर याद रखेंगे। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश के वेतन की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,50,000, ठीक है। वेतन और पेंशन जरूर याद रखेंगे। वेतन और पेंशन, वेतन और पेंशन, पेंशन केंद्र संचित निधि से दिया जाता है। केंद्र संचित निधि से दिया जाता है। पर एक विशेष प्रश्न मैं यहां पे बताऊंगा, यह प्रश्न आपको याद रखना है। अगर भारत में आपातकाल की घोषणा हो जाए, यानी अनुच्छेद 360 लागू हो जाए, तो इनके वेतन में कटौती की जा सकती है राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसार, ठीक है। यह जरूर याद रखेंगे। आपातकाल के समय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है, यह जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 होता है, अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 होता है। मगर अनुच्छेद 360 लागू हो जाए तो इनके वेतन में कटौती भी की जा सकती है। इन्हें वेतन और पेंशन केंद्रीय संचित निधि से दिया जाता है, यह जरूर याद रखेंगे। कहां से दिया जाता है? केंद्रीय संचित निधि से इन्हें वेतन दिया जाता है, यह जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे चलें। 5 नंबर, न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए, अब मोस्टली क्या कहते हैं कि पद से हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कि महाभियोग से हटाते हैं, नहीं भाई, गलत बात है। न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है कदाचार व शिष्टाचार के आधार पर, शिष्टाचार के आधार पर, यह जरूर याद रखेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान में जो महाभियोग शब्द है वो केवल राष्ट्रपति के लिए लिखा गया है। भारतीय संविधान के 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 56 यानी आर्टिकल 56 और आर्टिकल 61। इन 2 अनुच्छेदों में महाभियोग शब्द का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61 में हमें महाभियोग शब्द का प्रावधान किया गया है। हाँ, ये जो कदाचार और शिष्टाचार की प्रक्रिया है, ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, ये जरूर कह सकते हो आप। ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, ये जरूर कह सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी ये प्रक्रिया शुरू की जाती है, नेक्स्ट, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो शुरू की जाती है, तो प्रक्रिया शुरू करने से पहले, प्रक्रिया शुरू करने से पहले 14 दिन पहले लिखित वर्णन दिया जाता है। 14 दिन पहले जरूर याद रखेंगे, लिखित वर्णन दिया जाता है। प्रक्रिया किस सदन में शुरू होती है? सर, इसे आप किसी भी सदन में, चाहे आप राज्यसभा में इसे शुरू कर सकते हो और लोकसभा में इसे शुरू कर सकते हो, किसी भी सदन में इस प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है, यह जरूर याद रखेंगे, ठीक है। किसी भी सदन में इस प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है, यह जरूर याद रखेंगे। चाहे राज्यसभा में शुरू कर लीजिए, चाहे लोकसभा में शुरू कर लीजिए। प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा जाता है, यह जरूर याद रखेंगे। उपस्थित सदस्यों का बहुमत, प्रस्ताव क्या रखा जाता है? नेक्स्ट, जरूर याद रखेंगे, उपस्थित सदस्यों का बहुमत, सदस्यों का बहुमत।
उपस्थित सदस्यों का बहुमत और पारित किया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे, पारित किया जाता है सदन का 2/3 बहुमत, सदन का 2/3 बहुमत। जैसे हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया में आपको करवाऊंगा, जो विशेष बहुमत संविधान संशोधन होता है, इस तरह से इसे पारित किया जाता है। उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर आप इसे शुरू कर सकते हो, मगर जब इसे आप पास करते हो तो 2/3 बहुमत के साथ इसे पास किया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। अब मेरा बड़ा प्रश्न ये है, क्या कभी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई है? तो नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर कभी भी यह प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, यह जरूर याद रखेंगे आप, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर यह प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, पर ध्यान रखेंगे हाई कोर्ट के 3 न्यायाधीशों पर यह प्रक्रिया शुरू की गई है। आप याद कीजिए, 1991 नाम था वी रामास्वामी, ठीक है। 2010 नाम याद कीजिए, नेक्स्ट पीडी दीनाकरण, और 2011 तीसरा नाम है तो जरूर याद रखेंगे, सौमित्र सेन। नेक्स्ट, जो आपके वी रामास्वामी है वो किस हाई कोर्ट से हैं? तो जरूर याद रखेंगे, वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट से हैं। जो पीडी दिनाकरण है वो किस हाई कोर्ट से हैं? सिक्किम हाई कोर्ट से हैं, यानी गैंगटोक हाई कोर्ट से हैं, ये जरूर याद रखेंगे। और सौमित्र सेन किस हाई कोर्ट से हैं? तो जरूर याद रखेंगे, कलकत्ता हाई कोर्ट से हैं। इन 3 न्यायाधीशों पर यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। और जो वी रामास्वामी की प्रक्रिया हमने शुरू की थी 1993 में शुरू की थी, वो किस सदन में शुरू की थी? लोकसभा में। जबकि नेक्स्ट पीडी दिनाकरण की जो प्रक्रिया थी वो राज्यसभा में प्रारंभ हुई थी। और जरूर याद रखेंगे, सौमित्र सेन की प्रक्रिया भी किस सदन में प्रारंभ हुई थी? राज्यसभा में प्रारंभ हुई थी। पर तीनों ने ही प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले त्यागपत्र दे दिया था, ये जरूर याद रखेंगे। तीनों ने ही प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था, ये जरूर याद रखेंगे। एक और विशेष प्रश्न जरूर याद रखेंगे, जैसे 6 नंबर पे मैं लिख रहा हूं, न्यायाधीशों की संख्या। संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या चेंज करती गई है, ये जरूर याद रखेंगे। जैसे कि 1950 में शुरुआत हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, उस समय न्यायाधीशों की संख्या क्या थी? 7 + 1 8 थे। ठीक है, 5 मिनट और। 1950 में न्यायाधीशों की संख्या क्या थी? 7 + 1 8 थी। तो जरूर याद रखेंगे, 1956 में न्यायाधीशों की संख्या क्या थी? 1956 में न्यायाधीशों की संख्या थी, जरूर याद रखेंगे, 9 + 1 10। न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई थी? 9 + 1 10। और आप याद कीजिए, 1960 में न्यायाधीशों की संख्या क्या हो गई थी? 1960 में भी नेक्स्ट संसद ने बढ़ाया, नेक्स्ट संख्या हो गई थी कितनी? 13 + 1 14। कितनी संख्या हो गई थी? 13 + 1 14 संख्या हो गई थी। ठीक है, मैंने कहा समय समय पर नेक्स्ट संसद ने ये न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई है। तो 1978 में देखें तो जरूर याद रखेंगे, 1978 में कितनी हो गई थी? 1978 में 1978 में न्यायाधीशों की संख्या हो गई थी 17 + 1 18। ये जरूर याद रखेंगे, 17 + 1 18। और 1986 में अगर मैं बात करूं, 1986 में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई थी? तो जरूर याद रखेंगे, 25 + 1 26।
और 2008 में न्यायाधीशों की संख्या क्या हो गई थी, ये जरूर याद रखेंगे, 30 प्लस 1 31। और 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने न्यायाधीशों की संख्या कर दी है 33 प्लस 1 34। ये देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई है। जब शुरुआत हुई थी 1950 में तो 8 न्यायाधीशों के साथ शुरुआत हुई थी, और आज जो संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है, आज संख्या हो गई है 34। ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्या न्यायाधीशों पर कोई प्रतिबंध भी लगाया जाता है? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, क्या उन पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है? हां जी, प्रतिबंध लगाया जाता है। न्यायाधीशों को कहा जाता है कि आप भारत के किसी भी न्यायालय में, आप भारत के किसी भी न्यायालय में कार्य नहीं कर सकते हो, वकालत नहीं कर सकते हो। यह जरूर याद रखेंगे। तो न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध की, ठीक है। आप भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में वकालत या कार्य नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। यह जरूर याद रखेंगे, ठीक है। दो विशेष प्रश्न, और इन्हीं के साथ फिर हम 2-4 न्यायाधीशों के नाम लिखेंगे और ये टॉपिक अपना समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 137 में क्या है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है कि जो उच्चतम न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो पुनर्विचारलोकन का प्रस्तुत भी कर सकता है। यानी कोई अगर जजमेंट उन्होंने सुना दिया तो वो अपना नेक्स्ट न्याय बदल भी सकता है सुप्रीम कोर्ट। ये अनुच्छेद 143 में लिखा गया है। क्या लिखा गया अनुच्छेद 143 में? कि उच्चतम न्यायालय पुनर्विचारलोकन की शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। कौन सी शक्ति का प्रयोग कर सकता है? पुनर्विचारलोकन, पुनर्विचार लोकन की शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। यह जरूर याद रखेंगे। और दूसरा प्रश्न है जो कनाडा से लिया गया है, अनुच्छेद 143, उसमें क्या लिखा गया है कि भारत सरकार के किसी भी मामले को लेकर, भारत सरकार के किसी भी मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है। यानी परामर्श शक्ति है इसमें। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है। राष्ट्रपति इस परामर्श को माने या ना माने वो राष्ट्रपति पे निश्चित है भाई। यानी इसमें आपको मिलेगा, कौन सी शक्ति का वर्णन मिलेगा? परामर्श शक्ति का वर्णन मिलता है। यह जरूर याद रखेंगे। और यह शक्ति हमने किस देश के संविधान से ली है? तो जरूर याद रखेंगे, यह शक्ति हमने कनाडा के संविधान से ली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस देश के संविधान से ली है? तो जरूर याद रखेंगे, कनाडा के संविधान से ये ली है। तो ये 2 आर्टिकल याद रखने आपको। और उसके बाद में कुछ न्यायाधीशों के नाम लिख रहा हूं मैं जो हमारे एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है। टेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो जरूर याद रखेंगे, H.J. कानिया। सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे? H.J. कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे। और सुप्रीम कोर्ट के 50वें न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये जरूर याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 50वें न्यायाधीश हैं, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, 50वें न्यायाधीश के रूप में कार्य कौन कर रहे हैं? D.Y. चंद्रचूड़। D.Y. चंद्रचूड़। कब से है ये? 9 नवंबर 2022 से ये कार्य कर रहे हैं। ये जरूर याद रखेंगे। तो यानी अब तक सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश बन गए? ये जरूर याद रखेंगे, न्यायाधीश बन गए 50। अभी 50वें न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। फिर आप याद रखेंगे नेक्स्ट, H.J. कानिया। H.J. कानिया और एक थे आपके S. मुखर्जी। H.J. कानिया और एक थे आपके S. मुखर्जी। ये 2 न्यायाधीश वो थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। पद पर
रहते हुए मृत्यु हो गई, ये जरूर याद रखेंगे। कितने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद पे रहते हुए मारे गए? तो एच जे कानिया और एस मुखर्जी, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 3 न्यायाधीशों के नाम लिखूंगा मैं आपको। नेक्स्ट बी के मुखर्जी, बी के मुखर्जी, के एस राव, काकू सुब्बा राव, के एस राव और आर एस पाठक, आर एस पाठक। इन 3 न्यायाधीशों ने अपने पद से त्याग पत्र दिया है। कितने न्यायाधीशों ने अपने पद से त्याग पत्र दिया है? तो 3 न्यायाधीशों ने, सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीश जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया है, वो कौन कौन है? नेक्स्ट बी के मुखर्जी, के एस राव और आर एस पाठक। इन 3 न्यायाधीशों ने अपने पद से त्याग पत्र दिया है। 2 नाम आपको जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट वाई वी चंद्रचूड़ के फादर साहब थे। नेक्स्ट इनका नाम था, जरूर याद रखेंगे, आपके डी वाई चंद्रचूड़ के फादर साहब थे जिनका नाम था वाई वी चंद्रचूड़। वाई वी चंद्रचूड़ ने न्यायाधीश के रूप में 2696 दिन व्यतीत किए हैं। 2696 दिन, 1978 से लेकर 1985, तो सर्वाधिक कार्यकाल न्यायाधीश के रूप में नेक्स्ट व्यतीत किया है। सर्वाधिक कार्यकाल, ये जरूर याद रखेंगे। न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो जो डी वाई चंद्रचूड़, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनके फादर साहब, जरूर याद रखेंगे, वाई वी चंद्रचूड़ ने सबसे लंबा समय व्यतीत किया था। 2696 न्यायाधीश रहे थे। आप याद कीजिए, कमल नारायण सिंह, जिनका नाम है के एन सिंह, कमल नारायण सिंह के बारे में कहते हैं कि इन्होंने न्यायाधीश के रूप में सबसे कम समय व्यतीत किया है, केवल 17 दिन। आप याद कीजिए, नेक्स्ट 17 दिन का कार्यकाल है इनका। 25 नवंबर 1991 से लेकर 12 दिसंबर 1991, केवल 17 दिन का कार्यकाल है। तो सबसे कम कार्यकाल है इनका, किसका? तो जरूर याद रखेंगे, कमल नारायण सिंह। फिर कुछ विशेष प्रश्न, विशेष प्रश्नों में अगर मैं बात करूं महिलाओं की, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला, अब तक 11 महिलाएं न्यायाधीश बनी है, पहली महिला बनी थी कौन है? नेक्स्ट मीरा साहिब फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो जरूर याद रखेंगे, मीरा साहिब फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी और 11वीं महिला न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रही है, यह जरूर याद रखेंगे। वी नागरत्ना, वी नागरत्ना 11वीं महिला न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रही है। और शायद ये भी हो सकता है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकती है, ये जरूर याद रखेंगे, बन सकती है। और ये पहली महिला होगी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। कौन कौन? वी नागरत्ना, इनका नाम जरूर याद रखना है। शायद आपको 51वीं न्यायाधीश ये मिल जाए, 51वीं न्यायाधीश भी ये मिल सकती है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट विशेष प्रश्न, मुस्लिम। आप सभी को पता है पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद इदायतुल्ला, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे और उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। दलित कौन बने थे? के जी बालाकृष्णन दलित बने थे। और सिख कौन बने थे? जरूर याद रखेंगे, सिख न्यायाधीश जे.एस. खेर, ये जरूर याद रखेंगे, जे.एस. खेर। ठीक है, एक विशेष प्रश्न था लोकहितवाद, ये सब्जेक्ट हमने यूएसए से लिया था। कहां से लिया? यूएसए से। इस विषय पर कार्य किया था, तो जरूर याद रखेंगे, पी.एन. भगवती। ठीक है, इन सुप्रीम कोर्ट के पी.एन. भगवती जो न्यायाधीश थे। नेक्स्ट, इस न्यायाधीश को हम किस लिए जानते हैं? तो लोकहितवाद के लिए जानते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। लास्ट पर्सन, और इसी के साथ में अपना टॉपिक समाप्त, जरूर याद रखेंगे, एस.एच. कपाड़िया के बारे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के वो न्यायाधीश जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ, ये जरूर याद रखेंगे, एस.एच. कपाड़िया की क्या विशेषता है? सुप्रीम कोर्ट के वो न्यायाधीश जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ, ये जरूर याद रखेंगे। के एस राव, एच आर खन्ना
और वी आर कृष्णन अय्यर, वी आर कृष्णन अय्यर। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। ये 3 न्यायाधीश वो हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया है। किस में भाग लिया है? तो जरूर याद रखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया है इन 3 न्यायाधीशों ने। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आया। थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई और इससे संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। 2-3 बार इस क्लास को आप जरूर देखेंगे दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों।